पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के लिए अब करो या मरो की लड़ाई हो चुकी है। शहबाज सरकार और मुल्ला मुनीर पर बड़ा आरोप है कि इमरान के साथ कोई बड़ी डील की जा रही है। वैसे तो पिछले एक महीने से कुछ पता नहीं है, यहाँ तक कि उनसे परिवार का कोई सदस्य या पार्टी का कोई मेंबर भी नहीं मिल पाया था। लेकिन अभी एक अपडेट ज़रूर है, वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। अब इमरान खान की पार्टी ने सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोल दिया है, लेकिन उसका कोई असर ज़्यादा दिख नहीं रहा। अब उनके दोनों बेटे भी सामने आ चुके हैं। क्या है पूरी अपडेट, आज बताएंगे आपको। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने रेड कारपेट से स्वागत करने वाली ऐसी बात कही है जो भारत का हर नागरिक सरकार से पूछना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मामले पर तीखी टिप्पणी की है। दरअसल रोहिंग्या लोगों की कस्टडी से गायब होने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। घुसपैठियों का मसले पर आदेश क्या है, ये भी बताएंगे आपको। और बिहार विधानसभा में कुछ नया कुछ पुराना देखने को मिला, लेकिन बिहार की राजनीति में एक बार फिर भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती दिखाई और लंबे अनुभव की मिसाल पेश की है। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया, स्पीकर चुना गया, लेकिन विपक्ष यानी महागठबंधन ने इस बार अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे भाजपा ने एक बार फिर यह संदेश दे दिया कि ये सरकार में अपनी हिस्सेदारी के साथ साथ संवैधानिक संस्थानों में भी अपनी उपस्थिति मजबूत रखना चाहती है। चर्चा इस पर भी करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जो बोया है वही काट रहा है। देखा जाए तो इस वक्त इमरान को लेकर यहां बड़ा राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। कहने के लिए तो लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि अघोषित तौर पर सत्ता सेना के हाथ में जा चुकी है। पूर्व पीएम इमरान खान को पहले तो जेल भेजा गया, अब हालात ये हैं कि उनकी हत्या तक की खबरें आ रही थी। इन खबरों के पीछे आधार ये है, कयास ये लगाए गए कि इमरान खान से पिछले 4 हफ्तों से किसी का कोई राब्ता ही नहीं हुआ था, ना तो पार्टी के नेताओं का, ना ही परिवार के सदस्यों का। अब एक बड़ी अपडेट ये आई है कि उनकी 3 बहनों में से एक बहन को मिलने दिया गया है। अब बाकी की 2 बहनें कब मुलाकात होगी, क्या उनसे बात होगी, या जो बहन उनसे मिलने गई हैं उनसे क्या बातचीत हुई है, इस पर जब तक मैं शो कर रही हूं आपके साथ अभी कोई अपडेट नहीं है। उनसे परिवार, उनके वकील, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अभी तक नहीं मिलने दिया जा रहा था। सरकार की ओर से सार्वजनिक सभाओं पर भी बैन लगा दिया गया था। धारा 144 के साथ साथ लोग सड़कों पर थे, आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे थे। इमरान के सारे समर्थक, इमरान के चाहने वाले भी पाकिस्तान में देखिए बहुत हैं। उनके सभी समर्थकों ने इकट्ठा होकर हाईकोर्ट के सामने हंगामा किया। उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ, बिलावल भुट्टो के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ नारे लगाए। यही कि लेके रहेंगे आज़ादी, यही नारे लगते रहे, आज़ादी की वो मांग करते रहे, यानी पल पल की तस्वीरें बदलती रहीं। इस बीच अदियाला जेल प्रशासन ने भी स्पष्ट किया कि इमरान खान जेल में हैं, ठीक ठाक है, उनकी सेहत अच्छी है। आपको याद दिला दें, आपको याद होगा वैसे कि एक बड़े ड्रामे के बाद इमरान खान को भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई मामलों में अगस्त 2023 में जेल बंद किया गया था। अब उन पर भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई मामले दर्ज हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इमरान खान के परिवार को भी गलत ठहरा दिया है। अब एक और बात गौर करने वाली ये है कि आसिम मुनीर ने ऐसा कौन सा सुरक्षा कवच बना लिया है जो इमरान खान के पूरे मामले में बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं। जबकि बवाल सड़कों पर दिख रहा है, नारे सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, शहबाज सरकार के खिलाफ भी लगाए जा रहे हैं और मुल्ला मुनीर के खिलाफ भी दिख रहा है। देखिए, मुनीर ने 27 नवंबर को पाकिस्तान के पहले सीडीएफ के रूप में पदभार संभाला। विरोध बहुत ज़्यादा रहा, ज़रूर रहा, लेकिन मुनीर की इससे ताकत भी बढ़ी। इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद किसी भी अधिकारी को उसके कार्यकाल में किए गए कार्यों के लिए किसी भी आपराधिक या दीवानी कार्रवाई से पूरी तरह से छूट मिल जाती है, जब तक कि संसद 2/3 बहुमत से पहले उसकी सुरक्षा हटाए नहीं। अगर अडियाला जेल की अफवाहें सच साबित होती हैं और सच में इमरान खान को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है, तो नई जो व्यवस्था है और उसमें शीर्ष पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसकी कई परतों की संवैधानिक सुरक्षा से वो घिरा हुआ है। उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई तुरंत
उन्हीं सुरक्षा प्रावधानों से टकराएगी और इस संशोधन को अदालत में चुनौती देना भी मुश्किल होगा। इस तरह का पूरा बनाया गया है, एक नक्शा, एक मैप बना दिया गया है। इस तरह का मुनीर के खिलाफ जो भी मामला बनता है उससे उनको सुरक्षा दी गई है, उनको सुरक्षा कवच पहले ही दे दिया गया, क्योंकि ये मामला अब पुराने सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा बल्कि नई संवैधानिक अदालत के पास ये जाएगा, जिसका ढांचा उसी राजनीतिक गठबंधन ने बनाया है जिसने ये संशोधन पारित कराया। तो ये है मुनीर का सुरक्षा कवच, इसीलिए वो इतने निश्चिंत बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इमरान के समर्थकों ने हल्ला बोल किया हुआ है, उनके परिवार के सदस्य उनसे मिल रहे हैं। अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे और भी नई अपडेट बताएंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब अगली खबर यह है कि देश भर में घुसपैठियों की ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही है। यानी ये मान लिया जाए कि घुसपैठियों से वाकई सरकारें घबरा गई हैं। आम नागरिक घुसपैठियों से तो पहले ही परेशान था, लेकिन अब सरकार भी संज्ञान ले रही है। विपक्ष भले ही तमाम दलीलें देता रहे, अब बड़ा अपडेट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों पर देश के नागरिकों के लिए बनी तमाम सुख सुविधाओं का लाभ उठाने वाले घुसपैठियों के खिलाफ बेहद तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने तो साफ साफ पूछ लिया है कि रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित करने वाला सरकारी आदेश आखिर है कहां। ऐसा पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत के नई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है। अगर कोई घुसपैठिया आता है तो क्या हम उसका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे और कहें कि हम तुम्हें सारी सुविधाएं देना चाहते हैं? अब देखिए, ये पहली बार है कि सीजेआई की ओर से इतनी तीखी टिप्पणी आई है। संज्ञान लिया है उन्होंने, जो जनभावना से जुड़ा हुआ है, भारत के लोगों से जुड़ा हुआ है, भारत के लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। भारत का कोई नागरिक ये नहीं चाहता कि उनके अधिकारों पर घुसपैठिया सेंधमारी करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं की कस्टडी से गायब होने के आरोप के लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। पीठ ने कहा कि घुसपैठिए पहले या तो सुरंग खोदकर या बाढ़ पार करके गैरकानूनी तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं। फिर कहा जाता है अब जब आ ही गए हैं तो कानून भी लागू होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर स्पष्ट कहा कि शरणार्थी एक निर्धारित कानूनी शब्द है और उन्हें घोषित करने के लिए सरकार की तरफ से एक निर्धारित अथॉरिटी भी है। कोर्ट की ये बात उनके कानों तक भी पहुंची होगी, जो अक्सर घुसपैठियों की वकालत करते नजर आते हैं। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अगर किसी शरणार्थी का कोई लीगल स्टेटस नहीं है या कोई गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करता है तो क्या उस व्यक्ति को यहाँ रखना जरूरी है? ये सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देश के उत्तरी हिस्से की सीमा बेहद संवेदनशील है, यहीं से घुसपैठ ज्यादा होती है। इस पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इन्हें वापस भेजने में दिक्कत क्या है। ये कोर्ट का सवाल नहीं है, दरअसल ये भारत के हर एक नागरिक का सवाल है जो सरकार से पूछ रहे हैं। भारत में भी देखा जाए तो हजारों गरीब हैं, भारत के वो नागरिक भी हैं, भले गरीब हैं लेकिन नागरिक तो भारत के हैं। यहाँ तक कि सुविधाओं के हकदार भी वही हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? तो देखिए, कोर्ट भी वही पूछ रहा है जो आम जन का सवाल है। भारत की जनता भी यही पूछती है कि घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका जा रहा। घुसपैठ कराने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ कानून के तहत होना है तो क्या कानून पर्याप्त नहीं है? दरअसल ये बीमारी देश के अंदर की है। अब देखते हैं कोर्ट की सख्ती के बाद क्या रुख अपनाती है सरकार। और आइए अब लिए चलते हैं आपको बिहार में जब से नई सरकार बनी है सबकी निगाहें नए नवेले विधायकों पर ज्यादा है। कई लोगों ने पहली बार सदन की सीढ़ियां चढ़ी। जो लोग पहली बार विधायक बने हैं उनके लिए बिल्कुल नया और अलहदा अनुभव है। जैसे बीजेपी से मैथिली ठाकुर, आरजेडी से ओसामा, बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश कुमार सिंह यादव। चुनाव के दौरान जिस तरह का इन्होंने सपना देखा होगा वो सपना पूरा होने जैसा है। अब शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मति से आज सत्र के दूसरे दिन बिहार विधानसभा के नए स्पीकर का नाम सामने आया और इसके लिए गया से 9 बार के विधायक प्रेम कुमार का चुनाव किया गया है। एनडीए की तरफ से प्रेम कुमार का नामांकन कराया गया था। सम्राट चौधरी ने स्पीकर का नाम का प्रस्ताव रखा। स्पीकर प्रेम कुमार ने अपने संबोधन में साफ संदेश दे दिया और अपने इरादे भी जता दिए
कि ये समय बिहार विधानसभा को हाईटेक बनाने का है और वो सदन की कार्रवाई को डिजिटली तौर पर मजबूत करेंगे। स्पीकर प्रेम कुमार ने विधानसभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। नए स्पीकर को कांग्रेस की ओर से मनोहर प्रसाद सिंह ने बधाई दी। इसके बाद हम के विधायक और पूर्व सीएम जीतन कुमार मांझी ने भी, उनकी बहू दीपा कुमारी ने, AIMIM के अखरुतुल ईमान ने भी नए स्पीकर को बधाई दी है। लोक जनशक्ति आर की तरफ से राजू तिवारी ने नए स्पीकर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र के मंदिर में नए स्पीकर के अनुभव का जरूर फायदा मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उन्होंने भी बधाई देते हुए कहा कि वो महागठबंधन के सभी दलों की तरफ से प्रेम कुमार को स्पीकर बनने की बधाई देते हैं और उन्होंने उम्मीद भी जताई कि स्पीकर नियमों के तहत सदन की कार्रवाई चलाएंगे और उन्होंने प्रेम कुमार से सहयोग की उम्मीद भी जताई। बिहार की 18वीं विधानसभा में 2 विधायक शपथ नहीं ले पाए। दरअसल पहले दिन जो 8 विधायक विधानसभा के सदस्य पद की शपथ नहीं ले पाए थे, इन 8 विधायकों में दूसरे दिन उन्होंने शपथ दिलाई गई। इसी दौरान मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और कुचायकोट के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे शपथ नहीं ले पाए। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कुछ पुरानी बातें भी साझा की। उन्होंने कहा आज से 10 साल पहले उन्हें भी सदन का स्पीकर बनाया गया था। संयोग ये है कि उस समय प्रेम कुमार नेता प्रतिपक्ष थे, मैं भी निर्विरोध ही स्पीकर बना था। तो उन्होंने ये बातें भी साझा की। इधर सीएम की रेस में रहे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेम कुमार को बधाई दी। उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए उन्होंने उन्हें बधाई दी। डिप्टी सीएम विजय कुमार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नया सदन नए स्पीकर के नेतृत्व में हम इतिहास रचेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने भी नए स्पीकर प्रेम कुमार को बधाई दी। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई दी। आज प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने शपथ दिलवाई। प्रेम कुमार का निर्विरोध बिहार विधानसभा स्पीकर चुना जाना करीब करीब तय था। इस दौरान कुछ विधायकों ने अलग अलग भाषाओं में शपथ ली। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा से विधायकों की शपथ के बाद अब नए सिरे से सदन की कार्रवाई देखने को मिलेगी। कुछ नए, कुछ पुराने चेहरों के साथ साथ नई ऊर्जा और पुराना अनुभव का तालमेल रहेगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर प्रधान। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।